पाचन तंत्र की अपनी ये दूसरी क्लास है। पाचन तंत्र में कल मैंने आपको बताया था कि भाई मनुष्य भोजन ग्रहण करता है मुख से, और इसे कहते हैं अंतःग्रहण। दूसरा भोजन जब आता है आमाशय में, तो यहाँ पर पचने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि पाचन प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो पहली जो चरण था वो क्या था? अंतःग्रहण। क्या था? अंतःग्रहण था। दूसरा हमारा क्या था? पाचन। क्या था? पाचन। और जब पच के भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, तो यहाँ पर क्या होता है? अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। और इसके बाद में, अवशोषण के बाद में जब पचा हुआ भोजन रक्त में कोशिका के पास पहुंचता है, तो उसे बोलते हैं श्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? श्वांगीकरण। श्वांगीकरण। और बाद में जो अपचित भोजन बचता है वो मल द्वार से शरीर से बाहर निकाल जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? मल परित्याग। क्या बोलते हैं? मल परित्याग। ठीक है। तो ये जो है हमने हमने देखा था ये पाचन के कितने होते हैं? 5। पाचन के 5 चरण। 5 चरण, या हम कह सकते हैं पाचन तंत्र के 5 चरण। ठीक है। इन 5 चरणों में पूरी प्रक्रिया होती है। अब इनमें हमने अंगों को देखा था, तो कल हमने पढ़ लिया था कि आमाशय में जब भोजन पहुंचता है 3 से 4 घंटे रुकता है। यहाँ पर भोजन को काइमा बोलते हैं। और इसमें आमाशय से निकलता है क्या? HCl। और आमाशय से निकलता है कि HCl को हम क्या बोलते हैं? जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। और यहाँ से निकलता है रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन दूध के प्रोटीन को पचाता है। और निकलता है पेप्सिन। क्या निकलता है? जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। फिर भोजन पहुंचता है कहाँ पर? पक्वाशय में। इसमें से आके मिलता है पित्त से। क्या? पित्त रस मिलता है पित्ताशय से आके, जो क्षारीय होता है। और फिर इसके बाद में इसमें क्या मिलता है? जो है अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस। पित्तरस आमाशय से आने वाले भोजन के अम्लीय को क्षारीय कर देता है। इससे भोजन पचने के लिए तैयार हो जाता है। और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस, जिसमें मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के तत्व पाए जाते हैं, है ना, एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, वो तीनों मुख्य पोषक तत्वों को पचा देते हैं। इसलिए अग्नाशयी रस को कहते हैं संपूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं? पच करके भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, जहां पर होता है अवशोषण। तो वो अवशोषण होता है, हम छोटी आंत से आज हमको पढ़ना है। तो वही छोटी आंत की रचना की बात करें हम, तो छोटी आंत वास्तव में कहने में छोटी है, पर ये बड़ी होती है। इसकी लंबाई ज्यादा होती है ना। बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। तो देखिए, आहार नाल के पक्वाशय से आगे वाले भाग को छोटी आंत कहते हैं। यानी पक्वाशय से आगे का हिस्सा क्या कहलाता है? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5 मीटर। छोटी आंत लंबाई कितनी है? 5 मीटर। ठीक। तथा आकार में यह कुंडलित नली जैसी होती है। कुंडली मारी हुई नली है। ठीक है। इसका प्रथम आधा भाग लगभग 2.5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी नली के रूप में होता है। इस नली की दीवारों पर रुधिर वाहिनियां, खून की नसें, रुधिर वाहिनियां तथा जल वाहिनियां बिछी होती हैं। छोटी आंत का शेष भाग लगभग 2.5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा अत्यधिक कुंडलित नली के रूप में होता है। जो नीचे वाला और ज्यादा कुंडलित होता है। छोटी आंत के भीतरी सतह पर छोटे छोटे उंगली के आकार के उभार आंत की गुहा में लटके रहते हैं। अंदर क्या ऐसी उंगली टाइप की संरचना, जिसे विली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे जिसे रसांकुर या विलिस के विलिस कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो भोजन पच के आया है उसमें ये डूबी रहती हैं, और ये उसमें से पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। जैसे उंगली संरचना में छोटे छोटे क्या है? छेद हैं, वो सोखती हैं इसको। अब आपने देखा होगा कभी कभी दारू पीने वाले व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, तो वो व्यक्ति जिन्हें बहुत लंबे समय तक दारू पी, वो बहुत ज्यादा दारू पी, तो उनके जो उंगली नुमा संरचना होती है उसमें छिद्र होते हैं विलीस के, वो जल जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, है ना। तो बाद में वो कहते हैं साहब हम बहुत कुछ खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, काजू बादाम सब खा रहे हैं, पर हमारे लिए कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि अब तुम खा तो रहे हो पर ऐसा कैसा निकल रहा है, क्योंकि वो अवशोषण करने की क्षमता विली की बची नहीं। ठीक है। तो ये विली क्या करती है? सोखती है।
है ना, सिलवटें तथा रसांकुर जैसे उभारों के कारण आंतरीय दीवार से भीतर तल का क्षेत्रफल कई सौ गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक रसांकुर जो विली होती है एक मोटी लसिका वाहिनी तथा कई रुधिर वाहिनियों होती हैं जो जाल बनाती हैं, और शेष दीवार में रसांकुर के बीच बीच में श्लेषात्मक काला सशंकर नलाकार आंतरीय ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां पाचक आंतरीय रस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? आंतरीय रस। देखिए, वैसे तो छोटी आंत का मुख्यतः काम क्या है? पचे हुए भोजन का शोषण करना, लेकिन इसमें से एक आंतरीय रस भी निकलता है। क्या निकलता है? आंतरीय रस। अब आंतरीय जो रस होता है ना, ये क्या काम करता है कि वैसे तो सारा भोजन पक्वाशय में पच चुका है, पर फिर भी कुछ रह जाए, फिर भी कुछ यदि रह जाए तो वो छोटी आंत में आंतरीय रस से पच जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? वैसे में मुख्य काम क्या है छोटी आंत का? पचे हुए भोजन का अपशोषण करना। ठीक है, इसके बाद जो कुछ बच गया अपशोषण के बाद वो कायम चला जाएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के दो हिस्से हैं। ठीक है, ये है कोलन और ये है मलाशय। कोलन और मलाशय, हरे रंग का क्या हो गया? कोलन, और ये क्या हो गया? मलाशय। कोलन में विटामिन के बनता है। कोलन में विटामिन के बनता है। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कोलन वाले हिस्से में पानी का अपशोषण या फिर दवाइयाँ जो खाते हो आप, वो दवाइयों वगैरह का अपशोषण कहाँ पर होता है? कोलन में होता है। ठीक है, और मलाशय में मल इकट्ठा रहता है या अपचित भोजन को मल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और होता है अपेंडेक्स, जिसे अपन आंत्रपुच्छ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में आंत्रपुच्छ। यह वास्तव में एक क्या है? अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं है, फालतू एक्स्ट्रा में। कभी कभी इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो ये हमें चुभने लगता है, तो हम इसको कटवा देते हैं। अपेंडेक्स का क्या हो जाता है? ऑपरेशन। ये हो या ना हो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, पर इसकी लंबाई बढ़ने पर यह दिक्कत देता है अपेंडेक्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब पक्वास तथा छोटी आंत के भोजन का पाचन क्या होता है, तो आप समझ लीजिए एक तरह से कि पाचन क्रिया में ग्रहणी का बहुत महत्व है। ग्रहणी मतलब क्या? हमारा पक्वास है ना। इसमें पित्ताशय व यकृत से पित्त नली तथा अग्नाशय से या पैनक्रियाज से अग्नाशय नली आकर खुलती हैं। इस पक्वाशय में क्या आ रहा है? इस पित्ताशय से पित्त नली और अग्नाशय से अग्नाशय नली आती है, जो पित्तरस को और अग्नाशय रस को लेकर यहाँ पर आती है। काय में? ग्रहणी यानी पक्वाशय में। ठीक, पित्ताशय में पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशय रस वाहिनियों अथवा नलियों द्वारा ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी मतलब पक्वाशय। ठीक है, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। सबसे पहले क्या मिलता है इसमें? पित्तरस। क्या मिलता है? पित्तरस। क्योंकि पित्तरस की प्रकृति, पित्तरस कहाँ आता है? पित्ताशय से। पित्तरस जो हमारा कहाँ से आता है भैया? पित्ताशय से। पित्ताशय से, ये हमारा पित्ताशय है और ये इससे पहुंचता है। अब पित्तरस क्या है भैया? इसमें कोई किण्व, किण्व का मतलब होता है क्या? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। कोई किण्व अथवा एंजाइम नहीं होता। ठीक है, पित्तरस में सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंडरलाइन कर सकते, मतलब आप लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट अधिक मात्रा में होता है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? सोडियम देखो, ये वास्तव में हमने कहा कि पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय मतलब होता है भैया जिसका पीएच मान क्या है? 7 से ज्यादा है वो क्षारीय, 7 से कम है वो अम्लीय। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यह भोजन को अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। उदासीन मतलब क्योंकि भोजन पहले कैसा था? अम्ल था, पीएच मान कम था, उसमें क्या मिला था? पहले HCl मिला था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था, जो कहाँ में पाया जाता? आमाशय में। अब जब भोजन अम्लीय है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे? क्षार मिलाएंगे। तो जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। उदासीन मतलब जिसका पीएच मान कितना होता है? 7। तो पित्तरस का काम होता है ये भोजन को कैसा कर देता है? उदासीन कर देता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप किण्व भोजन पर क्रिया कर पाते हैं। किण्व मतलब एंजाइम। एंजाइम कहाँ से आएंगे? जब ये उदासीन हो जाएगा तो फिर अग्नाशय से क्या मिलेंगे? इसमें एंजाइम। क्या मिलेंगे? एंजाइम। अग्नाशय से जो रस आएगा उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। अब भाई देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई जो यह वसा का विखंडन करके उसे छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। अब ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया। पित्तरस जो होता है ना, ये जब पित्तरस आके मिलता है भोजन में, तो हमने जो तेल, फैट, घी, डालडा, वसा खाया था उसका इमल्सीकरण कर देता है। क्या कर देता है?
एमल्सीकरण, एमल्सीफाइड मतलब कि जैसे मैं सरसों का तेल लो, गद्दी पे उसमें 2-3-4 पानी की बूंद डाल लो, उसको अपन ऐसे कर देते हैं तो आप देखते हैं वो एकदम पीला पीला सा हो जाता है, हो जाता है। तो वो उसे क्या बोलते हैं, बसा का जल योजन, बसा का जल योजन। बसा जब पानी के साथ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, एमल्सीकरण, क्या बोलते हैं, एमल्सीकरण। ठीक है, इस स्थिति में बसा का पाचन सरल हो जाता है। ठीक है, तो जब बसा एमल्सिफाइड हो जाती है, काय से हो जाती है, वो पित्रस से। ठीक है, और तो पित्रस कोई काम कर नहीं रहा, बस भोजन को उदासीन कर रहा है, बसा का एमल्सीकरण कर रहा है। ठीक है, पित्रस कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से। पित्ताशय, पित्रस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, ये बस याद कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं अपन अग्नाशय, अग्नाशय रस की। अब अग्नाशय रस कहाँ से निकल के आएगा भाई, अग्नाशय से। ये हमारी अग्नाशय ग्रंथि दी है, ये पत्ती के आकार की होती है, कैसी होती है, पत्ती के आकार की। ठीक है, इस प्रकार से पत्ती के आकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैनक्रियास, क्या बोलते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। ठीक, यह आमाशय के पीछे स्थित अग्नाशय ग्रंथि में बनता है, कौन सा, अग्नाशय रस। यह एक महत्वपूर्ण पाचक रस है जिसमें 3 प्रकार के किण्व यानी एंजाइम पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। जैसे मैंने कहा था आपसे, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। हालांकि यहाँ थोड़ा सा नाम अलग दिया है, जैसे क्या दिया है, एमिलॉप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना, स्टेप्सिन, ये 3 ऐसे ऐसे दे दिए। देखिए आप इनको ऐसे याद कर लेना कि भाई हमने कहा कि ये जो एमाइलेज है, क्या है ये, एमाइलेज क्या है, एमाइलेज, या ऐसे आप कह सकते हैं एमिलॉप्सिन, क्या कह सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये भैया कार्बोहाइड्रेट को कायम बदलता है ग्लूकोज में, कायम बदलता है ग्लूकोज में। यहाँ पर यही लिखा है कि यह केवल भोजन के अफसोस स्टार्च को, स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट को, माल्टोज शर्करा में बदल देता है और फिर बाद में ये माइलेज उसको कायम बदलता है ग्लूकोज में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसी भी रूप में हो, चाहे वो स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज, कुछ भी हो, आखिर बनना उसे क्या पड़ेगा, ग्लूकोज। ठीक है, और जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या काम करता है, ये भैया प्रोटीन तो था नहीं, आप देखेंगे प्रोटीन तो नहीं बचा था, क्या हो गया था यहाँ पर, पेप्सिन ने, किसने, आपको पता है कि हमारे आमाशय में कौन सा पाया जा रहा था, पेप्सिन। पेप्सिन ने काम किया था, इस प्रोटीन को, इस प्रोटीन को कायम बदला था पेप्टॉन्स में, कायम बदला था पेप्टॉन्स में। यानी अभी हमारे पास क्या है, पेप्टॉन्स है, क्या है, पेप्टॉन। तो पेप्टॉन्स को बदलेगा ये काय में, अमीनो अम्ल में, काय में, अमीनो अम्ल में। कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन, कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन। तो आप याद रखना, ये इंपोर्टेंट है भैया, ये पूछेंगे आपसे। तो पेप्टॉन्स को अमीनो अम्ल में कौन बदल देता है भैया, ये ट्रिप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है, हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन काय से निकलता है, अग्नाशय से। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। और अगला हमारा क्या दिया, स्टेप्सिन। स्टेप्सिन मतलब हम इसे कह सकते हैं क्या, लाइपेज, क्या कह सकते हैं। तो लाइपेज का काम क्या होता है, यह बदलता है किसको, बसा को, बसा को बदलता, बसा का इमल्सिफाइड बसा को, क्योंकि अभी तक बसा क्या हो गई थी, इमल्सिफाइड, कहाँ हो गई थी, बताओ कहाँ हो गई थी, अरे बकवास है, मैं काय से हो गई थी, पित्रस से हो गई थी इमल्सिफाइड। तो इमल्सिफाइड बसा को बसीय अम्ल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है, क्या बदल देती है, ग्लिसरॉल में। तो आप समझ गए, ग्लूकोज बदल, कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, काय से बदला, एमाइलेज से। और प्रोप जो पेप्टॉन्स था, जो प्रोटीन से बना था, वो बदल गया अमीनो अम्ल में, काय से, ट्रिप्सिन से। और बसा जो एमल्सिफाइड था वो बदल गया काय में, ग्लिसरॉल में, काय से, लाइपेज। आए वो पेपर में 2 आ गए, 2 चीजें हो गई। ठीक है, तो अब आगे देखो आप कि हमारा जो भैया शेष क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब क्या, हमारी छोटी आंत। शेष क्षुद्रांत अथवा छोटी आंत में भोजन का पाचन एवं अपशोषण होता है। वैसे मैंने क्या क्या कहा था कि छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण। पर हमने कहा कि कुछ अगर बच खुच जाए तो वह छोटी आंत में पचता भी है। अब आपको मैं एक सरल सी चीज बताऊं, देखो हमने अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को कहा है संपूर्ण पाचक रस। क्या कहा है, क्योंकि 3 मुख्य चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और तीनों यहाँ पर पच रही हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचा रहा है एमाइलेज,
है ना, बदल रहा है ग्लूकोज में। प्रोटीन को पचा रहा है ट्रिप्सिन, बदल रहा है ग्लिसरी काय में अमीनो अम्ल में। और लाइपेज पचा रहा है किसको, बसा को, एमल्सिफाइड बसा को बदल रहा है ग्लिसरॉल में, ग्लिसरीन में। ठीक, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा कि ये तो सब पच गया, पर मान लीजिए कि जो हमारा इमाइलेज था उसका काम था कार्बोहाइड्रेट को पचा करके क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। क्या बनाना है उसे, ग्लूकोज। पर वो अगर ग्लूकोज नहीं बना पाया, क्योंकि आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। सबसे छोटा अणु मोनोसैकेराइड, और बहुत से मोनोसैकेराइड मिलकर बनाते हैं क्या, डाइसैकेराइड। क्या बनाते हैं, दो दो मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स या बहुत सारे डाइसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड। जैसे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, वहीं पढ़ा था मैंने आपको, जैसे कि हमने कहा सेलुलोज है, स्टार्च है, काइटिन है, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड, जो जल में घुलते नहीं। मैंने बताया था कि हमारा लार में जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है वो अघुलनशील शर्करा को घुलनशील शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा जो पक्वाशय में जब अग्नाशय से अग्नाशय रस आके मिला, उसमें से हमने कहा एमाइलेज आके मिल गया अग्नाशय रस में, तो उसने कार्बोहाइड्रेट के, जैसे मान लीजिए कोई या स्टार्च था या कुछ भी था, उसको उसने डाइसैकेराइड में तोड़ दिया। जैसे डाइसैकेराइड मतलब शक्कर, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। आप जानते हैं माल्टोज, है ना, लैक्टोज, ये सब क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। ठीक है, इनमें तोड़ दिया। अब भाई आपके पास अभी क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज। अब सुक्रोज कहाँ पहुंच गया, आपकी छोटी आंत में। जबकि आप जान रहे हैं कि इस सुक्रोज को जो है, सुक्रोज के रूप में तो अपशोषण हो ही नहीं पाएगा। अपशोषण तो केवल किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। तो मतलब इस सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। या मैंने कहा या है क्या, माल्टोज। क्या है, माल्टोज है, तो माल्टोज को भी कायम बदलना पड़ेगा ग्लूकोज में, है ना। या मैंने कह दिया साहब क्या है, लैक्टोज है। क्या है, लैक्टोज है, लैक्टोज को भी कायम बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे एंजाइम यहाँ हमको मिलना चाहिए जो इस सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को भी कायम बदल दे ग्लूकोज। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, आपको ये लैक्टोज है, इसमें बस इतना कर देना कि ओ की मात्रा की जगह ए की मात्रा लगा दो, तो लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये सब क्या हो जाएंगे, ये एंजाइम्स के नाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये एंजाइम्स कहाँ निकलते हैं, छोटी आंत में। या किस में पाए जाते हैं, आंत्रीय रस में। छोटी आंत से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं, आंत्रीय रस। क्या कहते हैं, आंत्रीय रस। कुछ नहीं करना है, सुक्रोज लिखा है तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड। और सुक्रेज लिखा है तो वो क्या है, एंजाइम। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। देख लो, अब बात कर रहे हैं हम काय के, लीवर की। ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है, आपका ये लीवर है। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या, लीवर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या, लीवर। इसका वजन कहें तो 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम। सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत द्वारा ही पित्तरस स्टार्ट होता है। इसमें क्या बनता है, इसमें पित्तरस बनता है, जो निकलता है इकट्ठा कायम हो जाता है पित्ताशय में। ये क्या है, पित्ताशय। ठीक है, यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। जब ये पित्तरस पहुंचता है काय में, पक्वाशय में, तो वहां पर जो है भोजन को उदासीन कर देता है, पचने के लायक कर देता है। ठीक है, यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रोटीन के उपापचय में यह प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। होता क्या है, ध्यान सुनिए, इस यकृत में क्या आती हैं, मृत आरबीसी। क्या आती हैं, मृत आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी, है ना। आप जानते हैं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का होता है 5 से 6 दिन। ये जब रक्त में मर जाती हैं तो ये कहाँ पहुंच जाती हैं, लीवर में। वास्तव में ये क्या है, सेल हैं, कोशिकाएं हैं। और कोशिकाओं का
निर्माण काय से होता है? प्रोटीन से। काय से होता है? प्रोटीन से। अच्छा, प्रोटीन काय से बना है? अमीनो अम्ल से। काय से बना है? अमीनो अम्ल से बना है। काय से बना है? अमीनो अम्ल से। ठीक है, ठीक है। अब अमीनो अम्ल से बना है। अब ये प्रोटीन जब ये नष्ट हो गया, ये आरबीसी मर गई, तो इनके अस्थि अवशेष कहाँ इकट्ठे होंगे? लीवर में। और लीवर में अब ये सड़ेगा, तो सड़ के इससे बनती है, इस जो आरबीसी का अवशेष क्या बनता है? एक विषैला पदार्थ बनता है, जिसका नाम क्या होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया वास्तव में काय से बना है? प्रोटीन से। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं NH3। क्या बोलते हैं? NH3। के क्या होता है? अमोनिया। क्योंकि प्रोटीन में मूलतः क्या होता है? नाइट्रोजन। तो NH3 का सूत्र है अमोनिया का। ये अमोनिया एक जहरीला है जो पानी में नहीं घुलता। हमारा लीवर क्या काम करता है? इस अमोनिया को बदलता है काय में? यूरिया में। क्या बदलता है? यूरिया में। यूरिया जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, और ये पानी में घुल जाता है। वो पानी में घुल करके ये रक्त में मिल जाता है, और रक्त पहुंचता है किडनी के पास। किडनी में यूरिया छन जाता है और मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। मूत्र में यूरिया पाया जाता है कितना? 2 से 2%। क्या हो जाता है? लगभग लगभग 2% यूरिया पाया जाता है। 1.5 से 2%। कितना? 1.5 से 2% यूरिया पाया जाता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर जो है यूरिन करता है, मूत्र विसर्जन करता है। 1.5 से 2 लीटर मूत्र शरीर से निकालता है। तो 2% के हिसाब से लगभग उसमें हमने कहा साहब 20 ग्राम। कितना? 20 ग्राम यूरिया शरीर से बाहर निकलता है। कितना निकलता है? 20 ग्राम। कितना यूरिया निकलता है बाहर? 20 ग्राम। इसलिए आप देखते हैं कि हम मूत्र को क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिन। वो मूत्र में 20 ग्राम यूरिया निकलता है। अब आप समझ रहे हो? अब ये यूरिया जब मूत्र से बाहर निकल गया है, तो यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन है। इस यूरिया में 46% क्या होता है? नाइट्रोजन, जो बाष्पित होकर वापस से वायुमंडल में मिल जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? और वायुमंडल से फिर वो नाइट्रोजन पहुंचता है हमारे दालों के पौधों के पास, और वही फिर दालों से चना बनेगा, चना से भजिया बनेगा, भजिया तुम खाओगे, दाल खाओगे तो प्रोटीन तुम में, प्रोटीन से बनेगी तुम्हारी आरबीसी, आरबीसी पहुंचेंगी फिर लीवर में मरेंगी। उससे बनेगा अमोनिया, अमोनिया से बनेगा यूरिया, यूरिया मूत्र से बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में चला जाता है। तो नाइट्रोजन चक्कर चलता रहता है एक प्रकार से। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, नहीं आप याद रख लेना। अब क्या काम करेंगे? यदि ये लीवर ये काम नहीं करेगा, आरबीसी का निपटारा नहीं करेगा, तो क्या होगा कि हमारे रक्त में ही आरबीसी के अवशेष सड़ते गलते रहेंगे, और हमारे लिए एक बीमारी हो जाएगी पीलिया। पूरा शरीर, हमारी आंखें, फेस की त्वचा पीले रंग की पड़ जाएगी। बिलरुबिक नाम का पदार्थ हमारे रक्त में बढ़ जाएगा। ठीक। यकृत प्रोटीन की अधिकांश मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करके रख लेता है। याद रख लेना, आपने क्या किया है? आपने यदि प्रोटीन को ज़्यादा खा लिया है, तो हमारा जो लीवर क्या काम करता है? एक प्रकार से ब्लड बैंक की भांति काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड बैंक। एक बैंक की भांति, एक बैंक की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है कि हमारे एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है, प्रोटीन है, उसको ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लेता है? अपने अंदर संचित करके रख लेता है। जब मान लीजिए आप कुछ नहीं खा रहे होते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, तो आपका ये लीवर ही होता है जब उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदल के आपको उपलब्ध करवा देता है। जब आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है और बॉडी में आप ऊपर से नहीं ले रहे हैं, तो इस ग्लाइकोजन को ही वो प्रोटीन में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो लीवर का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन क्षमता इसमें होती है। अगर आपका ये 75% भी लीवर खराब हो जाए, और अगर आप महीना 2 महीना अच्छे से खान पान करके रह लो, तो ये तुरंत अपने आप को पूरा ठीक कर लेता है। ठीक है। तो ये प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करके रख लेता है अपने पास। ठीक। आगे आप देखें, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज को वाले भाग को ग्लाइकोजन
में परिवर्तित करके कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर, जब हमें जरूरत पड़ती है, तो यही हमारा यकृत संचित ग्लाइकोजन को जो इकट्ठा करके रखा था, खंडित कर मतलब तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है, मतलब हमारे रक्त में ग्लूकोज की कमी होने नहीं देता है। तो क्या प्रश्न बनेगा यहाँ से कि भैया ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। लीवर एक बैंक की तरह काम कर रहा है, हर चीज दे देता है। भोजन में वसा की कमी होने पर, अगर आपके भोजन में वसा भी नहीं है, तो यही यकृत जो होता है कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को, किसको, वो ग्लाइकोजन के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित भी कर देता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। और जब मिनरल्स वगैरह कोई चीज और चाहिए तो ये हमारे शरीर को बहुत सारी चीज उपलब्ध करा देता है, कौन, लीवर। और साथ ही आपको दो चीजें और याद रखना है कि लीवर में दो प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रोनोजेन, क्या नाम होता है, और एक प्रोटीन जिसका नाम है हेपेरिन, क्या नाम है, हेपेरिन। दोनों को अच्छे से याद कर लेना। फाइब्रोनोजेन का काम होता है कि जब भी आप कट जाते हैं, जब भी आप कहीं से थोड़े बहुत छिल जाते हैं, तो आपके शरीर से जो रक्त निकलता है और उस रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, याद रख लेना। इसके अलावा हम जानते हैं विटामिन के, विटामिन के जो हमारे बड़े आंत में बनता है वह भी जरूरी है। और साथ में हमारी क्या जरूरी होती है, प्लेटलेट्स भी आवश्यक होती हैं। तीन चीजें, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, विटामिन के, प्लेटलेट्स, ये रक्त का थक्का बनाने के काम में आती हैं। और या फिर कभी कभी यहाँ पर आपको एक चीज और प्रश्न बन सकता है कि क्या कैल्शियम, क्या भैया, कैल्शियम भी जो है हमारे लिए रक्त का थक्का बनाने में जरूरी होता है, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन जाल फिब्रिन बनाने के काम आता है। मेनली विटामिन के, प्लेटलेट्स और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन। दूसरा जो प्रोटीन बताया मैंने आपको, हेपेरिन, ये भी हमारे लीवर में होता है, याद रख लेना। फाइब्रोनोजेन और हेपेरिन ये दोनों ही हमारे लीवर में बनते हैं, क्या बनते हैं, लीवर। और यह प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रोनोजेन और हेपेरिन, यह प्रोटीन लीवर में बनते हैं। फाइब्रोनोजेन और हेपेरिन एक दूसरे के जस्ट उल्टा काम करते हैं। ये फाइब्रोनोजेन रक्त का थक्का बना रहा था, रक्त को जमा रहा था, और हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। क्योंकि अगर आप सोचो कि आपकी नसों में रक्त कहीं जम गया तो आपका क्या हाल होगा, निपट जाओगे, अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। इसलिए शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में रक्त ना जमा हो, ना जमे, उसको कौन कर रोकता है भैया, हेपेरिन। तो फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यह मृत आरबीसी को नष्ट करता है। इसलिए आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं, लीवर को या फिर तिल्ली भी कभी कभी आ जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को भी अपने अंदर संचित करके रखता है, जब हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है तो दे देता है। ठीक है, तो एक बैंक की तरह काम करता है। अब बात कर रहे हैं हम लीवर के नीचे क्या पाया जाता है, पित्ताशय। क्या पाया जाता है, पित्ताशय। और पित्ताशय में जो लीवर में बनने वाला पित्त इकट्ठा होता है। तो देखिए भाई, पित्ताशय की अगर हम बात करें तो पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। एक नाशपाती जो फल होता है उसकी आकार की थैली होती है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस जमा होता है। पित्त को हम बिल कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल। यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त कैसा होता है, पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान आपसे पूछ सकता है कितना होता है, 7.5। कितना होता है, 7.5। आप जानते हैं पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय होता है। पित्त में जल की मात्रा 85%, पित्त रस जो होता है उसमें पानी कितना होता है, 85%, और 12% उसमें क्या होता है, पित्त वर्णक होता है ना, बिल पिगमेंट जो होता है, नहीं, पित्त 12% होता है। यह पित्त का मुख्य कार्य क्या है, यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है या उदासीन कर देता है, समझ गए आप बात, जिससे अग्नाशय रस क्रिया कर सके। आगे क्या मिलेगा उसमें, फिर आगे अग्नाशय रस। पक्वाशय में पहले मिलता है भोजन में क्या, पित्तरस, फिर मिलता है अग्नाशय रस।
अग्नाशय रस को कहते हैं संपूर्ण पाचक रस। यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट कर देता है। कौन भैया? पित्त। तो पित्त रस के काम देख रहे हैं अपन अभी। और यह वसाओं का क्या करता है? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण समझिए, मतलब बस में जल को मिक्स कर देता है। वसा को आगे पचने में सहायक हो, क्योंकि आगे जाके लाइपेज वसा को ग्लिसरीन में बदलेगा। जो लाइपेज काय में आएगा? अग्नाशय रस में। काय में आएगा? यह आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है। क्रमाकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, फैलना। आप क्या समझ रहे हैं कि आंत बिल्कुल ऐसी ही है, आपका भोजन से ऐसा रखा ही रहेगा? भाई उसमें जो है चीजें मिलेंगी, जैसे मिलेंगी कैसे? तो आपके जो पेट में भोजन जाता है वो आपकी आंतें ऐसी ऐसी होती रहती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन। सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। ठीक है। इससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। ठीक। यह विटामिन के तथा वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। कौन? पित्तरस। पित्तरस के वजह से हम विटामिन के का अवशोषण कर पाते हैं, या अन्य विटामिन का। पित्त वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर, अगर पित्तरस जो नली लेके आ रही है उसमें कोई अवरोध हो जाए, तो यकृत कोशिकाएं रुधिर से क्या लेना? बिलरुबिक लेना बंद कर देती हैं। खून से बिलरुबिक लेना बंद कर देती हैं, और फलस्वरूप बिलरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और आपको क्या हो जाता है? पीलिया। तो पीलिया काय की वजह से होता है? लीवर की खराबी के वजह से। ठीक है। अब अगर आप आगे देखें, अग्नाशय की बात करें, जो अगला अंग है हमारा, कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक इस प्रकार की एक पत्ती नुमा संरचना है। क्या है? अग्नाशय। इस प्रकार की संरचना है क्या? अग्नाशय। जो कहाँ पर है? आपकी जो पक्वाशय की जो यू अक्षीय आकार का जो आपका बना हुआ था, इसके बीच में ही ये पत्ती नुमा संरचना फंसी हुई है। क्या? अग्नाशय। ठीक है। अग्नाशय। तो ये ऊपर क्या है? पित्ताशय। इससे भी नली गई है कहाँ पे? इस पक्वाशय के लिए, है ना? इससे भी आई नली पक्वाशय के लिए। ठीक है। तो पहले क्या मिल गया? पित्तरस। अब क्या मिलेगा? अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस। इसको कहते हैं संपूर्ण पाचक रस। ठीक है। अब क्या है भाई? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी थी? लीवर थी। अब कौन सी? अग्नाशय। पहली बड़ी लीवर, दूसरी बड़ी अग्नाशय। अग्नाशय को कहते हैं पेनक्रियास। क्या कहते हैं? पेनक्रियास। यह एक साथ अंतःस्त्रावी नलिका विहीन और वह स्त्रावित नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मतलब इससे निकलने वाला जो लिक्विड पदार्थ है वो नली से भी जाता है और बिना नली के भी जाता है। और जो नली से जाता है वो क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? जो बिना नली के जाता है वो बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्त्रावी ग्रंथि भी है। जिनसे केवल एंजाइम निकलते हैं वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि, जिससे हार्मोन्स भी निकलते हैं वो बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इससे एक हार्मोन भी निकल, देखो एंजाइम तो पढ़ लिए थे, क्योंकि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहाँ से निकल रहे हैं? अग्नाशय से। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन कहाँ से निकल रहे हैं? अग्नाशय से। पर इससे एक हार्मोन भी निकलता है, इसका नाम क्या होता है? इंसुलिन। क्या नाम होता है? इंसुलिन। ठीक है। इंसुलिन भी कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन है। लाइपेज, एमाइलेज क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। ठीक है। इससे अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें 99.8% जल और शेष भाग में लवण, लवण है ना, नमक, एंजाइम होते हैं। इसका यह क्षारीय द्रव होता है, यानी कि ये भी कैसा द्रव है? क्षारीय। ठीक है। जठर रस अकेला अम्लीय था, पित्तरस भी क्षारीय है और अग्नाशय रस भी कैसा है? क्षारीय है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है। 7.5 से 8.5 होता है। किसका पीएच मान? अग्नाशय रस। अब हम बात कर रहे हैं अग्नाशय रस की। ठीक है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पचाने के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। किसे? अग्नाशयी रस को। किसे? अग्नाशयी रस को। ठीक है भैया। अब इसी अग्नाशय में आगे वाले हिस्से में यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की एक ग्रंथि होती है, इसे बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीपिका। क्या बोलते हैं? वास्तव में लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज लैंगरहैंस नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है लैंगरहैंस द्वीपिका। इसी में अल्फा बीटा सेल पाई जाती हैं। इसी में अल्फा और बीटा गामा सेल पाई जाती हैं। इसमें से बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है? इंसुलिन, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर ये ना निकलेगा तो आपको क्या हो जाएगा? डायबिटीज, शुगर की बीमारी, मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बेंटिंग ने। किसने करी थी?
बेंटिंग बेस्टने का, ठीक है। यह अग्नाशय का ही एक भाग है, क्या, लैंगरहैंस द्वीपिका। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया, अग्नाशय। इसमें बीटा कोशिका सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। क्या निकलता है, इंसुलिन। तो ये तो आपने पढ़ा ही है। अच्छा, इसमें अल्फा कोशिका से क्या निकलता है, ग्लूकोन। क्या निकलता है, ग्लूकोन, ग्लूकोन। और इसमें गामा से क्या निकलता है, गामा सेल से निकलता है भैया सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो अब आप देखिए, अभी तक आपको केवल एक ही याद था, इंसुलिन। चूंकि मैंने कहा कि लैंगरहैंस नाम की द्वीपिका गांठ अग्नाशय का ही एक हिस्सा है, जिसकी खोज लैंगरहैंस नाम के विद्वान के द्वारा की गई थी। अतः इससे 3 प्रकार की सेलें हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। बीटा से निकलता है इंसुलिन, अल्फा से निकलता है ग्लूकोन, और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। इंसुलिन का काम आप जानते ही हैं। इंसुलिन यह अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इसकी खोज किसने की थी, इंसुलिन हार्मोन की, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ये याद कर लेना, 1921 में की थी, है ना। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, लीवर में, ठीक है। ये कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन। इंसुलिन के अल्प स्त्रावण से अगर ये कम निकलेगा तो आपको बीमारी हो जाएगी डायबिटीज नामक रोग। ये तो पता है आपको, कम निकलेगा तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन ज्यादा निकला है तब भी एक बीमारी जिसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, है ना। अगर ये इंसुलिन के अति स्त्रावण से ज्यादा निकलेगा तब भी बीमारी होती है, क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। और इस व्यक्ति को, अगर ये किसी व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो उसकी जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। जनन क्षमता, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा और ढंग से उसे दिखाएगा भी नहीं। कब, जब उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है, इंसुलिन के ज्यादा निकलने से, और इंसुलिन के कम निकलने से क्या होता है, मधुमेह या डायबिटीज होता है, ठीक है। ग्लूकोन, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जो ग्लूकोन कहाँ से निकल रहा था, अल्फा सेल से। कहाँ से निकल रहा था, अल्फा से। क्या निकल रहा था, ग्लूकोन। तो ग्लूकोन क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को पुनः कायम बदलता है, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है, ग्लूकोन। ग्लूकोन कहाँ से निकलता है, अल्फा सेल से। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, और सोमेटोस्टेटिन कहाँ से निकलता है, गामा सेल से, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी बड़ी आंत का, बात करते हैं बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत जो है, ये छोटी आंत या बड़ी आंत से मिलने का एक बिंदु होता है, जहाँ पर छोटी आंत खत्म होती है और जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स, आंत्रपुच्छ। क्या पाया जाता है, अवशेषी अंग पाया जाता है, जैसे कृमि रूपी परिपोशिका, या जैसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। यह एक अवशेषी अंग है जिसका शरीर में कोई काम नहीं है, पर यह बढ़ जाता है तो गुचने लगता है, इसे हम कटवा के फेंक देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इससे नहीं होती। बड़ी आंत्र में क्या होता है, जल व औषधियों का अवशोषण। क्या होता है, जल का और औषधियों का, दवाई जो कुछ खा रहे हो उसका अवशोषण कहाँ पर होता है, बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में ई कोलाई, इश्चारिकिया कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। मतलब जो एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो आपके भोजन को, अपशिष्ट भोजन को मल में बदलते हैं। क्या नाम होता है उनका, इश्चरकिया कोलाई नामक जीवाणु पाए जाते हैं। अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता रहता है। कहाँ होता है, मलाशय में। ये यहाँ पर मलाशय में इकट्ठा होता रहता है, जो बाद में मल द्वार से, एनस से, गुदा से शरीर को बाहर निकाल दिया जाता है। अंत में गुदा द्वार, एनस से यह विसर्जित कर दिया जाता है। ध्यान रखें, इस भोजन को निकालने में मुख्य काम, रोल अदा करता है फाइबर। क्या करता है, फाइबर, रेसे, है ना। आप यदि मैदा ये सब चीज़ें खाओगे तो ये चिपक के रह जाती हैं और नहीं निकलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये ज़्यादा दिन तक नहीं निकला तो फिर आप समझ जाओ कि यहाँ पर एक खतरनाक बीमारी होती है, जिसे बोलते हैं क्या, बवासीर। बवासीर का बदला रूप होता है भगंदर। और ये अगर बाद में इसका कोई इलाज नहीं होता, इसे कटवा के पकवाना पड़ता है, तो जो संकुचन क्रमाचुकुंचन की जो प्रक्रिया होती है वो खत्म हो जाती है, आदमी फिर डायरेक्ट हो जाता है, समझ गए। भोजन का पचित रूप मुंह में क्या कहलाता है, बोलस। मुंह में जब खा रहे हो क्या कहलाता है, बोलस। और ये बड़ी जिसमें आमाशय में से क्या बोलते हैं, काइम। क्या बोलते हैं,
यहाँ पे कह रहे हैं बोलस, यहाँ कह रहे हैं काइम, और इसी को ग्रहणी में, ग्रहणी मतलब अपना क्या, ये पक्वाशय, पक्वाशय में से क्या कहा जाता है, काइल। बोलस काइम काइल, बोलस मुंह में, काइम आमाशय में, और काइल पक्वाशय या ग्रहणी में, ठीक है, ये कहा जाता है। क्लियर। शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारी की तुलना में अधिक लंबी। अब देखिए, गाय का सिर, गाय की गर्दन बहुत लंबी होती है, गाय की गर्दन, ऊंट की गर्दन लंबी होती कि नहीं होती, इनकी आहार नाल लंबी होती, क्योंकि इनके भोजन को पचने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि जो मांसाहारी होते हैं, शेर को मुंह भयंकर भयंकर होता है, बिलैया को मुंह भयंकर भयंकर होता है, इनकी लंबी गर्दन नहीं होती, क्योंकि आहार नाल शाकाहारियों की लंबी होती है। क्योंकि शाकाहारी भोजन में क्या पाया जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज मतलब क्या, अघुलनशील शर्करा, जो कायम पाई जाती है पौधों में। हम पत्ते खाते हैं, हम भाजी खाते हैं, हम, इसलिए सेलुलोज आसानी से नहीं पचता। भुस खा जाओगे तो अपन फिर पचा पाएंगे, तो गंजे भैंसे पचा लेती हैं, है ना, वो बार बार जुआली करती रहती हैं। इसके पाचन के लिए अधिक समय, अधिक लंबे आहार नाल की आवश्यकता होती है ना। तो याद रख लेना, आहार नाल शाकाहारियों की ज्यादा लंबी है मांसाहारियों की तुलना में। आहार नाल की कुल लंबाई 5 से 6 मीटर होती, 33 फीट 35 फीट, ठीक है, यहाँ से तुम खानो इतनी लंबी हिल लग जाए पूरी तो। पचित भोजन में स्केटॉल, इंडोल, क्रेसोल नामक रसायन के कारण मल पदार्थ से बदबू आती है। याद रख लेना, मल से बदबू आने का कारण क्या है, स्केटॉल, इंडोल, क्रेसोल, ये पचे पचाए भोजन में तत्व पाए जाते हैं। एक और प्रश्न याद रख लेना कि मूत्र का रंग जो हल्का पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण, क्या होता है, मूत्र का रंग पीला क्या होता है, यूरोक्रोम के कारण। मूत्र जो है भाई हमारा, मूत्र पीला होता है, मूत्र का रंग कैसा होता है, पीला, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला कहते हैं। किसे कहते हैं, आहार नाल को शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला। और एक चीज और याद रखना कि बड़ी आंत के दो हिस्से होते हैं, एक है कोलन और दूसरा है मलाशय। ये हिस्सा है कोलन, इसमें बनता है विटामिन के, और ये क्या है, मलाशय, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ गया क्या। विभिन्न पाचन अंग और उनके द्वारा निकलने वाले रस, तो आपको ये अच्छे से याद करना था, मैंने फिर भी बोल दिया। सबसे पहले हमारी लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन और एमाइलेज दो पाए जाते हैं। टाइलिन का काम है अपचित घुलनशील शर्करा को घुलनशील शर्करा में बदलना, स्टार्च को ग्लूकोज में। तो एमाइलेज काम क्या होता है, ये भोजन को जीवाणु रहित कर देता है। कुछ उल्टा सीधा खा जाओ जीवाणु विवाणु तो वो यहीं पर मर जाते हैं। अगर आमाशय जिसमें जठर रस होता है, इसमें क्या क्या निकलता है, HCl तो निकलता है। ये क्या निकलता है, HCl, क्या निकलता है, HCl तो जो है आप जानते हैं एक प्रकार का जठर रस है। और इसमें पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, रेनिन दूध के केसिनोजन प्रोटीन को, क्या है, केसिन प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक। अग्नाशय जो है हमारा, अग्नाशय उससे निकलने वाले जो हमारे हैं कौन कौन से, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये लाइपेज, ये तीन याद कर लेना, इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स या अमीनो अम्ल में, ठीक है। और लाइपेज वसा को बसीय अम्ल यानी ग्लिसरीन में कन्वर्ट करता है। बाद में हमारा क्या निकलता है, लास्ट में कुछ अगर बच जाए पचने को तो कहाँ पचता है, आंत्र में, छोटी आंत में, वहां निकलता है आंत्री रस। कहाँ निकलता है, छोटी आंत में। कायम निकलता है भैया, छोटी आंत में निकलता है हमारा आंत्रीय रस। इसमें क्या निकलते हैं, तो माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, समझ गए। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रेज सुक्रोज। तो ये देखो, है ना। और लाइपेज, लाइपेज एक तो यहाँ भी निकल रहा था और यहाँ भी निकलता है, तो लाइपेज क्या करेगा, बसा को ग्लिसरीन में, ठीक है। और बाकी ये फास्फेट मास्फेट ये सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारे कंप्लीट हो गया आज अपना पाचन तंत्र। अब आप आगे कल हम पढ़ेंगे कोई नया तंत्र।